जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम संयोजकता एवं रासायनिक बंध को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी भी पदार्थ या द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे ही परमाणु कहा जाता है। परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि परमाणु ही आपस में मिलकर आयन या अणु बनाते हैं और यही आयन एवं अणु आपस में पुंजित होकर ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। परमाणु की खोज का श्रेय जो है जॉन डाल्टन को जाता है। जॉन डाल्टन ने ही सन 1804 में जॉन डाल्टन ने ही सन 1804 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य होता है, अर्थात जिसको और अतिरिक्त विभाजित नहीं किया जा सकता है, वही उस पदार्थ का परमाणु कहलाता है। परंतु आधुनिक खोजों में यह साबित हुआ कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, बल्कि परमाणु को और भी अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो परमाणु में भी अब परमाणविक कण अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों की यदि हम स्थिति को समझें तो रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग में बताया था कि परमाणु का वह सूक्ष्म घनीभूत क्षेत्र जहां पर उसका द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, उसको ही नाभिक कहा जाता है। और नाभिक धनात्मक होता है, अर्थात इसमें ही प्रोटॉन भाग लेते हैं और इसके चारों ओर ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसको आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार 3 भागों में जो है वर्गीकृत करके हमने समझा था। अर्थात ये जो त्रिविमीय क्षेत्र है, इसको कक्षा, उपकक्षा या कोष, उपकोष एवं कक्षक में जो है वो वर्गीकृत किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्लास में संयोजकता एवं रासायनिक बंध समझने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने समझा था कि जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, अर्थात सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। अब सोडियम के ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षक में किस तरीके से भरे जाएंगे उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझ सकते हैं। तो ये 11 परमाणु को हम इस तरीके से भरेंगे, अफबाउ के नियम से हमने समझा था। तो 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6 और क्या हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर उदाहरण के लिए एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेते हैं, जो कि हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p। अब देखिए 2 और 2 4 और यहां पर कितने हो जाएंगे, अब यहां पर 4 हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर इसमें केवल और केवल एक कक्षा हो जाएगी, ये दूसरी कक्षा है। सोडियम की ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा होगी जी, और ये तीसरी कक्षा। ऑक्सीजन की ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा हो जाएगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उसमें कक्षाएं भी उतनी ही ज्यादा होंगी। अब हमने वोरबरी के नियम में पढ़ा था। क्लियर। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो वोरबरी नियम में हमने समझा था कि प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा या वाहतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और यदि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा या फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाहक कक्षा हो जाएगा। अब यहाँ पर वाहक कक्षा से क्या तात्पर्य हुआ, ये सोडियम की यहाँ पर 3 कक्षाएं हैं, तो ये जो है इसको ही क्या माना जाएगा,
वाहतम कक्षा माना जाएगा, राइट। तो ये सोडियम की क्या होगी, वाहतम कक्षा होगी। वैसे ही ये जो है ये ऑक्सीजन की क्या होगी, वाहतम कक्षा होगी, राइट। तो वोरवरी के नियम अनुसार किसी भी परमाणु की वाहतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति होती है। यदि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो माना जाएगा कि परमाणु का, राइट, परमाणु का अष्टक क्या है, पूर्ण है। और यदि वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सोडियम की जो अंतिम कक्षा है, इस अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, केवल और केवल 1 है। इसका तात्पर्य हुआ कि सोडियम की वाह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल कितनी है, 1 है। वैसे ही ऑक्सीजन की वाहतम कक्षा ये हुई, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 4 6, राइट। तो यहां पर ऑक्सीजन की जो वाहतम कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर। अर्थात ना तो सोडियम का अष्टक पूर्ण है और ना ही ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण है, राइट। और जब परमाणुओं का अष्टक पूर्ण होता है तो वे रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ, जैसे आपने सुना होगा अक्रिय गैसें या नोबल गैसें, राइट। तो अक्रिय गैसें या नोबल गैसें क्या होती हैं, देखिए ऐसी गैसें जिनका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात जिनकी वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, वो रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। क्योंकि चूंकि उनके वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ना तो वो रासायनिक बंध बनाते हैं और ना ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। परंतु जिन परमाणुओं, राइट, जिन तत्वों के परमाणुओं में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपनी कक्षा के, अर्थात वो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए या तो दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ में इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, राइट। हो सकता है यहां पर सोडियम किसी अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले और अपना अष्टक पूर्ण कर ले, या फिर हो सकता है सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे। भाई सीधी सी बात है, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी अन्य तत्व के परमाणु को दे देगा तब भी सोडियम का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। या फिर जैसे ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन को यहाँ पर 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, त्याग या ग्रहण करने की शक्ति होती है, इसी को ही क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु अन्य परमाणु के साथ जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उस संख्या को ही उस परमाणु की क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। अर्थात यहां पर सोडियम की यदि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति है तो जो सोडियम है इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, राइट। तो किसी तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसी संख्या को संयोजकता कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, जिसको हमने अभी समझा था, कि यदि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में या वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यदि उसका अष्टक पूर्ण होता है तो वह रासायनिक दृष्टि से कोई भी रासायनिक बंधन नहीं बनाता या रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। परंतु यदि किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा या वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, राइट, अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ में जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा या जितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, वही उस तत्व के परमाणु की संयोजकता या उसकी संयोजक शक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर अभी सोडियम का समझा था। क्लियर। अब यहां से कई बार प्री में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं।
तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो समझते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु की वाहतम कक्षा या अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और दरअसल संयोजी इलेक्ट्रॉन को जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा 4 या 4 से कम होती है, राइट। संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, यदि किसी परमाणु में, राइट, यदि किसी तत्व की वातम कक्षा में 5 से कम क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वही क्या होगी, संयोजकता होगी। जैसे कार्बन C4 तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, राइट, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि किसी तत्व की वातम कक्षा में 5 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी, जो सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। या फिर यदि किसी तत्व के परमाणु की वातम कक्षा में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर जो है संयोजकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे अगर हम यहां पर देखें, यहां पर ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो यदि हम 8 में से 6 घटा दें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी, 2। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। वैसे ही यहां पर ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, 8 में से 6 को घटाएंगे तो ऑक्सीजन की जो है संयोजकता 2 होगी और ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। वैसे ही कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होंगे और कार्बन की संयोजकता भी कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर। अब हम समझते हैं यहां पर कि संयोजकता का कारण क्या होता है। तो संयोजकता का कारण समझने के लिए जो है हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझते हैं, राइट। अब यहां से MCQs पूछा जा सकता है कि किसी भी तत्व में संयोजन शक्ति क्यों पाई जाती है, या फिर कोई भी जो तत्व है वो रासायनिक दृष्टि से सक्रिय क्यों होता है। इन दोनों कारणों का उत्तर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझते हैं, जिसको अभी हमने संक्षेप में समझा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो प्रत्येक तत्व होता है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में या वातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यदि है तो यह माना जाएगा कि उस परमाणु का जो है अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। परंतु यदि किसी तत्व के परमाणु की वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 8 से कम है, अर्थात यदि अष्टक क्या है, अपूर्ण है, तो सभी तत्व, राइट, यदि अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, तो जब किसी तत्व के परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है या वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है तो वह परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है, टेंडेंसी रखता है। और जब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अर्थात वातम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या ग्रहण करता है, इसी वजह से ही उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता होती है, राइट। तो हम दो यहां पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है तो वो रासायनिक दृष्टि से अभिक्रियाशील नहीं होता है, परंतु यदि उसका अष्टक अपूर्ण है तो वो है अष्टक यदि अपूर्ण है तो वह अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, ग्रहण करेगा या साझेदारी करेगा, और इसी से उसकी रासायनिक क्या होती है, अभिक्रियाशीलता जो है उत्पन्न होती है,
राइट। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर अक्रिय गैसों की चर्चा कर सकते हैं, राइट। जो नोबल गैसेस होती हैं उनका वाहतम कक्ष जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है इसीलिए जो गैसेज हैं वो ना तो बंध बनाती हैं और ना ही दूसरे तत्वों के साथ में रासायनिक संयोग करती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। तो अक्रिय गैसों के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, स्थायी होता है, स्टेबल होता है। और जिन तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होगा, अर्थात अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, ग्रहण करेंगे या त्याग करेंगे। इस प्रवृत्ति के कारण ही संयोजकता क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्लियर। अब संयोजकता कितनी प्रकार की होती है, संयोजकता 3 प्रकार की होती है। वैद्युत संयोजकता, राइट, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, फिर सह संयोजकता कोवैलेंसी हो जाएगी, और उप सह संयोजकता कोऑर्डिनेट वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर। अब हम रासायनिक बंध को समझते हैं कि रासायनिक बंध क्या होता है या केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखिए, विभिन्न परमाणु जिस बल द्वारा परस्पर आपस में जुड़कर आयन बनाते हैं या अणु बनाते हैं, उस परस्पर आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, बंध कहा जाता है या केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। एवं इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। क्लियर। तो विभिन्न परमाणु जिस बल के माध्यम से, विभिन्न परमाणु जिस बल के माध्यम से आपस में जुड़कर अणुओं का निर्माण करते हैं, उस आकर्षण बल को ही रासायनिक बंध या बॉन्ड कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, तो कारण मैंने अभी आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ही प्रत्येक तत्व का परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है, और अष्टक पूर्ण करने के लिए ही वह इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ग्रहण करता है या साझेदारी करता है, जिसकी वजह से ही जो है बंधों का निर्माण होता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आप याद रखें, राइट। तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कॉसेल एवं लुईस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहां से फैक्ट्स बन सकता है, इलेक्ट्रॉनिक जो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है ये कॉसेल एवं लुईस के द्वारा 1919 ईस्वी में दिया गया था, राइट। और इस सिद्धांत के अनुसार हमने समझा था, इस सिद्धांत के अनुसार यदि अष्टक अपूर्ण होता है, अर्थात वातम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 नहीं है, तो परमाणुओं में यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, ग्रहण करते हैं या त्यागते हैं। इसी वजह से ही तो क्या होते हैं, रासायनिक बंध बनते हैं। क्लियर। अब जो रासायनिक बंध है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा विद्युत संयोजक बंध हो जाएगा, दूसरा सहसंयोजक बंध हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा उप सहसंयोजक बंध हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इन तीनों बंधों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो विद्युत संयोजी जो यौगिक हैं उनके क्या गुण होते हैं, क्योंकि प्री में यहीं से जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, राइट। और हमारे सिलेबस में विज्ञान के आधारभूत जो सिद्धांत हैं, तो उन सिद्धांत में यहाँ पर जो है हमने अभी संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बहुत अच्छे से समझा, और उस पर एप्लीकेशन जो बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध किसे कहा जाता है। क्लियर। तो देखिए, अभी जो हमने 3 चीजें पढ़ी है, साझेदारी, त्यागना, ग्रहण करना, उसी के आधार पर ये जो है बंध के प्रकार। तो विद्युत संयोजक बंध क्या होता है, देखिए, जब एक तत्व से, राइट, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का
स्थानांतरण होता है और उस स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको ही क्या कहते हैं, संयोजक बंध कहते हैं। तो यहां पर इस शब्द को फोकस करना, स्थानांतरण, राइट। तो जब एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से जो बंध निर्मित होता है उस बंध को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहा जाता है। दूसरी चीज, ये जो वैद्युत संयोजक बंध होते हैं, राइट, इन वैद्युत संयोजक बंध में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, अर्थात एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब होगा जब एक जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और दूसरा जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो चूंकि विद्युत संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इस स्थानांतरण में वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वह धनायन बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करता है और वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ग्रहण करने वाला तत्व ऋणायन बनाकर अपना इलेक्ट्रॉनिक जो है अष्टक पूर्ण करता है या फिर निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। क्लियर। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋणायन बनाकर और जो त्यागता है वो धनायन बनाकर अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। अर्थात दोनों में से एक तत्व में क्या आएगा, धनायन आएगा और दूसरे तत्व में क्या आएगा, ऋणायन आएगा। और ये दोनों के दोनों परमाणु विद्युत आकर्षण बल के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। और ये आयन बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। आपको समझ में आया, राइट। तो चूंकि सहसंयोजक जो विद्युत संयोजक बंध होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इससे एक तत्व पर क्या आ जाता है, धनायन, दूसरे पर ऋणायन आ जाता है। और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये विद्युत आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। और चूंकि इस बंधन में आयन भी बनते, धनायन ऋणायन, इसीलिए इसको आयनिक बंध भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जिन यौगिकों में संयोजक बंध उपस्थित होता है उन्हें ही क्या कहते हैं, संयोजक यौगिक कहते हैं, राइट। अब हम यहां पर जो है विद्युत संयोजक बंध कैसे बनता है इसको समझते हैं। तो यहां पर हम समझते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। तो जब हम पोटेशियम का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो ये लिखा है यहाँ पर, राइट। क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2, 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 3s2 और 3 क्या हो जाएगा, p 6 हो जाएगा। तो 2 8 8 और फिर उसके बाद में क्या आएगा, 4s1 आएगा। अर्थात जो पोटेशियम है उसकी वाहतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, राइट, तो जब पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट, तो पोटेशियम जब 1 इलेक्ट्रॉन जो है दे देगा तो उस पर क्या आ जाएगा, यहां पर धनावेश आ जाएगा। क्लियर। अब इसको इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये जैसे ये पोटेशियम हो जाएगा, तो पोटेशियम यहां पर ये आयन है, तो ये पोटेशियम आयन कब बनेगा, जब सीधी सी बात है पोटेशियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे। क्लियर, त्याग दे। तो कुल मिलाकर पोटेशियम पर क्या आ जाएगा, धनायन हो जाएगा। वही जो आयोडीन है, आयोडीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 53, तो 2 8 18 18 और यहां पर कितना है, 7। इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो सकता है, राइट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो जो पोटेशियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपनी निकटतम गैस कौन सी है, आर्गन गैस है, उसके समान
अष्टक पूर्ण कर लेगा या उसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा और स्थायी हो जाएगा। वहीं जो आयोडीन है वह है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जेनॉन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा और जो है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है प्राप्त कर लेगा। इस तरीके से जो पोटेशियम आयोडाइड बनता है, इसमें कौन सा बंध बनता है? तो इसमें वैद्युत संयोजक बंध बनता है, राइट। तो पोटेशियम आयोडाइड में वैद्युत संयोजक बंध होता है जिसमें पोटेशियम जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, आयोडीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है ऋणायन बनाता है। क्लियर? चलिए अब हम यहां पर जो है वैद्युत संयोजी यौगिकों के गुणों को समझते हैं, राइट। तो जिन यौगिकों में, राइट, जिन तत्वों में या जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजी बंध उपस्थित होता है वे कैसे होते हैं? रवेदार होते हैं। कैसे होते हैं? रवेदार होते हैं। और ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रवेदार यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है? विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। क्लियर? तो यहां पर समझिए, वैद्युत संयोजक यौगिकों में वैद्युत संयोजक जो है बंध उपस्थित होता है और ये रवेदार ठोस होते हैं, साथ ही साथ ये कठोर होते हैं और कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। अर्थात कठोर अर्थात इनकी संपीड़नता कम होती है और जैसे ही इन यौगिकों पर चोट की जाए तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट जाते हैं, अर्थात ये भंगुर होते हैं। और हमने देखा कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिकों में वैद्युत संयोजक, राइट, वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है और वैद्युत संयोजक बंध प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये जो वैद्युत आकर्षण बल होता है, राइट, ये विद्युत आकर्षण बल होता है, यदि इसको तोड़ने का प्रयास किया जाए तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि वैद्युत संयोजक जो यौगिक हैं उनके क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं और साथ ही साथ इनका घनत्व भी उच्च होता है। तो वैद्युत सहसंयोजक मजबूत वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसी वजह से इनकी क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, साथ ही इनका घनत्व भी उच्च होता है। और ये सामान्य दृष्टि से अगर देखें तो ये विद्युत के क्या क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो सामान्य अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जैसे ही इनको ध्रुवीय विलायक, राइट, ध्रुवीय विलायक, तो जैसे ही विद्युत संयोजक यौगिकों को ध्रुवीय विलायक जैसे जल या द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। और यदि आयनों में विभक्त हो जाएंगे तो इनसे होकर विद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगती है। अर्थात विद्युत संयोजक सामान्य अवस्था में, राइट, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु द्रव अवस्था में या घुली हुई अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्लियर? और ये जो होते हैं इनमें अधिसात्मक होते हैं, अर्थात इनमें दिशा का कोई भी रोल नहीं होता है। क्लियर? अब इससे आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।